जी, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से, और प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हुए हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और मैन्युफैक्चरर को किस तरह से डील करना है। अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आपने मैन्युफैक्चरर से डील करना है, जब भी आपने चाइनीज से डील करना है, आपने उनसे जो रेट लेना है वो डीडीपी रेट लेना है। आपने कभी भी दूसरा रेट नहीं लेना, क्योंकि फ्रेट के मामलात और कस्टम के मामलात और बाकी जो चीज़ें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन चीज़ों के ऊपर सिर खपाई करें, उन चीज़ों के ऊपर टाइम स्पेंड करें। चंद पेनीज को बचाने के लिए हम अपना टाइम उधर लगाएं। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है कीवर्ड्स के ऊपर काम करें, अपनी स्ट्रैटेजीज को देखें, अपने कंपेटिटर्स की रेटिंग, उनकी स्ट्रैटेजीज को देखें। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बजाय इसके कि चंद पेनीज को हम बचाने के लिए हम उससे एफओबी प्राइस ले लें और बाकी सारे मामला फिर हम खुद फंस जाएं। तो हमने सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो डीडीपी रेट को है कि हमने डीडीपी रेट ही लेना है उनसे। दूसरी, सैंपल क्वालिटी चेक। मैं फिर से वही बात करूंगा कि सैंपल को क्वालिटी आपने लाजमी चेक करना है। पहले आपने इन्वेंट्री को नहीं जो है वो ऑर्डर करनी। आपने पहले क्वालिटी, आपने सैंपल्स मंगवाने हैं, 3 4 5 एटलीस्ट मैन्युफैक्चरर से सैंपल्स मंगवा कर आपने कंपैरेटिव जो कंपटीटर्स हैं उनके भी सैंपल मंगवा लेने हैं, टॉप सेलर्स का भी सैंपल मंगवा लेने हैं, अमेजोन चॉइस वाला जिसको टैग मिला हुआ है उसके भी सैंपल मंगवा लेनी है। उसके बाद कंपेयर करना है कि उन प्रोडक्ट्स को इन जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी कौन सा मैन्युफैक्चर का जो क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसको हम उस मार्केट में लाइव कर सकते हैं। सो क्वालिटी चेक करने के बाद फिर हमने उसको ऑर्डर करना है, आरएफक्यू देना है उसको, मेन उसको पहला जो ऑर्डर है वो हमने देना है। फिर उसके बाद फाइंडिंग मैन्युफैक्चरर। देखिए, जब आप अलीबाबा के ऊपर लाइव होते हैं, अलीबाबा के ऊपर जो है वो मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं, तो वहां पे मसला है कि वहां पे एजेंट्स बहुत बैठे हुए हैं। डिफरेंट एजेंट्स हैं जो कि एज अ मिडल पार्टी, एज अ थर्ड पर्सन काम करते हैं। पीछे से वो मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं, आगे आपको वो सेल कर रहे होते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर देते हैं, पीछे से मैन्युफैक्चरर से वो बनवा कर तो उसको भिजवा देते हैं आपके पास, और दरमियान में अपना मार्जिन रखते हैं। ऐसे लोगों से आपने बहुत ज्यादा बच के रहना है। ऐसे लोग आपको ना ही अच्छी क्वालिटी दे सकेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे, उनकी प्राइस की फ्लक्चुएशन रहती है। उनको सबसे बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको। इनको फाइंड आउट करने के लिए, इनको देखने के लिए आप किस तरह से आप मतलब कौन सी चीजों को आपने नजर में रखना है, वो ये है। सबसे पहली बात ये है कि आप उससे पूछ सके कि आपकी फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है। वो आपको बताता है कि जी फैक्ट्री मेरी यहाँ पे है। तो आप उसको क्रॉस चेक कर ले तो क्या क्या वाकई उसकी फैक्ट्री वहां पे है पे या पे नहीं है। या फिर आप उसको कहते हो कि मैं आपको विजिट करने आता हूँ, आप कहाँ पे, आपका ऑफिस कहाँ पे है, तो वो कहता है फैक्ट्री मेरी उधर है और जो ऑफिस है वो मेरा उस साइड पर है। तो आप कहते हो यार फैक्ट्री और ऑफिस में 300 400 किलोमीटर का फर्क है, क्या बकवास है, ऐसा तो नहीं होता, इट्स नॉनसेंस। तो आपको पता चल जाता है यार ये एजेंट है कि दरम्यान में मिडिल पार्टी है। या फिर वो कहता है कि आप उसे कहते हो कि जी क्वालिटी इंश्योरेंस का आपका डिपार्टमेंट है, तो वो उसके ऊपर कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देता। आप कहते हो अच्छा क्वालिटी इंश्योरेंस का जो डिपार्टमेंट है उसके मुझे सर्टिफिकेशंस भिजवाएं, उसके सर्टिफिकेट्स भिजवाएं, उसकी जो सर्टिफिकेशंस हैं उसके लेटर्स जो हैं वो मुझे आप भिजवाएं। वो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देता, या फिर वो जवाब उस आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो उसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी, आपको उसके ऊपर नहीं जाना। इसमें थोड़ा सा आपने माइंड में ये भी रखना है कि जैसे आपको थोड़ा सा चाइना के हवाले से भी पता होना चाहिए कि चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगहों पे होते हैं, और कौन सी स्टेट जो है वहाँ पे किस किस्म के चाइनीज मैन्युफैक्चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि साउदर्न साउदर्न एरिया जो है उनका,
जो जॉनसन वहाँ पे ट्रेडर्स ज्यादातर होते हैं, वो कहता है कि मैं साउथर्न एरिया में हूँ, मैं जॉनसन में हूँ, और मैन्युफैक्चर वो कर रहा हो कोई प्लास्टिक की हवाले से चीज या फिर किसी ऑटोमोबाइल्स के हवाले से चीज, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स और इस तरह की जो चीजें हैं वो मिडल ऑफ चाइना में बनती हैं, वो साउदर्न रीजन में नहीं बनती। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा ना झूठ बोल रहा है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल से भी पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन थ्रो कर रहे होंगे कि आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है, आपका ऑफिस कहाँ पे है, मैंने आपको विजिट करना है तो मैं कैसे करूं, तो आपको उसके जवाब और उसकी जो कितनी जल्दी उसने जवाब दिया या कितनी लेट उसने जवाब दिया या कितने सोच के जवाब दे रहा है वो, या वो बहुत ज्यादा एक नर्वस हो गया या फिर वो थोड़ा सा रिजर्व हो गया, तो आपको उसके जवाब देख जो ये चीज जो है कन्वर्सेशन जो आपकी हो रही है, वहां से आप पिक कर रहे होते हो कि ये बंदा ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, इसका वो कोई जवाब दे पाता है या भी नहीं दे पाता। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट चीज बता दो कि कई ऐसे जो एजेंट्स हैं या फिर जो अली बाबा के ऊपर बैठे हुए लोग, वो आपको फौरन कहेंगे कि जी आप अपना वी चैट दे दें, हम आपको वी चैट में करते हैं, या फिर आपको साथ ही व्हाट्सएप मुझे आप दे दें, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो आपने पहले जब आप उससे बात कर रहे हैं उसमें कभी भी आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। आपने अली बाबा का जो मैसेंजर है वो ही यूज करना है, और जितनी कन्वर्सेशन आपकी हो रही है वो आपने उसी के ऊपर रखनी है, ताकि कल को अगर डिस्प्यूट होता है तो अली बाबा उसी कन्वर्सेशन को निकालेगा, उसी को चेक करेगा, और अगर उसकी गलती होगी तो उसको पेनल्टी होगी और आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर आपने ये सारी कन्वर्सेशन किसी और वी चैट के ऊपर की या फिर आपने व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्सेशन की, तो कल को अली बाबा के ऊपर आप उसको जो है वो केस को फाइल नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कन्वर्सेशन वहीं पर रखनी है। इवन मेरा एक पर्सनली तौर पे एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि मैं सारे दिन या फिर उसे 1 घंटे में जो कन्वर्सेशन होती है, उस कन्वर्सेशन को खत्म करने से पहले उसका एक समरी बना लेता हूँ, कि ऊपर टाइटल लिखता हूँ कि द समरी ऑफ टुडेज चैट या समरी ऑफ टुडेज फाइनलाइजेशन ऑफ टुडेज समरी। इस तरह के कोई टॉपिक को बनाकर नीचे मैं कंप्लीट बता देता हूँ कि आज के दिन इतने बजे इतने दिन इतनी डेट को हम इस चीज पे एग्री हो गए हैं, प्लीज एक्नॉलेज। मैंने उसको मैसेज कर दिया, फिर उसका रिप्लाई में वो एक्नॉलेज का रिप्लाई करता है मुझे कि हाँ बिल्कुल, हमारी रेट के ऊपर, हमारी पेटेंट के ऊपर, हमारी जो इसके ऊपर लोगों के डिजाइनिंग के ऊपर या कस्टम डिजाइनिंग के ऊपर हमारी इस रेट के ऊपर फाइनलाइजेशन हो गई है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ। वो रिप्लाई मुझे करता है तो मैं सेफ साइड पर हो गया हूँ कि कल को अगर कोई मसला होता है तो अली बाबा खुद उसको पेनल्टी डालेगा, खुद उसको चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, और मैं जो हूँ वो सेफ हूँ। तो ये सारी कन्वर्सेशन मैं अली बाबा के ऊपर रखता हूँ। अगर वो कन्वर्सेशन आपकी व्हाट्सएप पे होने लग गई है, नो इशू, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप बेहतर तौर पे अगर आप महसूस करते हैं कि व्हाट्सएप पे ठीक है तो आप व्हाट्सएप पे कर लें। लेकिन फिर वही बात करूंगा कि मेन चीज को फिर आप अली बाबा के ऊपर ही अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद समरी ऑफ टुडेज डिस्कशन, नीचे सारे पॉइंट्स पॉइंट्स लिखकर उसको कहेंगे प्लीज एक्नॉलेज, इसको एक्नॉलेज करो। वो कहेगा यस आई एक्नॉलेज कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो आप फिर सेफ हो गए हो। तो आपने ये दोनों चीजों को मेंटेन रखना है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेंटेन करने के बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर कॉन्फिडेंस फील होता रहेगा, फिर आप 3 4 5 10 ट्रांजेक्शन्स करके फिर आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता है यार वो बंदा किस किस्म का है। अभी इतना अरसे से तकरीबन साल से ज्यादा हो गया काम करते हुए, अब दो तीन तीन लोग मेनली ऐसे चाइनीज हैं कि जिन पे इतना ट्रस्ट बन चुका है कि हम यहाँ से मैसेज करते हैं कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसकी लीस्ट डीडीपी मुझे दो, वो उसी वक्त डीडीपी आपको बता देता है कि जी मैं आपको इतने की ये प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करवा दूंगा। अब वो इतना अच्छा एक लाइजन हो चुका है उन एजेंट से, उन मैन्युफैक्चर से भी, कि वो हमें आसानी से अच्छा रेट ले देते हैं और क्वालिटी का कोई जो है वो इशू नहीं होता। तो उस टाइम तक आते आते आपको टाइम लगेगा। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आपको 2 नंबरी कर रहे होंगे। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ, अगर एजेंट होता है तो वो आपसे ये भी वो प्राइस की फ्लक्चुएशन बड़ी करता है। वो कहता है कि जी अभी अगर आप ऑर्डर करते हो तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल $1.85 की आपको डीडीपी प्राइस दे देता हूँ।
लेकिन 1 मंथ के बाद मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करूंगा कि इतने की ये प्राइस होगी। तो आपको फौरन आपका ना जो अलार्म है, जो अलर्ट लेवल है, वो आपका एकदम से एक्टिव होना चाहिए कि भाई ये क्या चक्कर है। अगर भाई आप इतने बड़े मैन्युफैक्चरर हो, आपकी थाउजेंड की प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे बन रही है, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि अगले महीने अगर मैं मंगवाता हूँ तो प्राइस आप बढ़ा दो, या फिर अब मैं आपसे सेकंड ऑर्डर जब लेने के लिए आऊं तो आपको कि जी अब इतने का रेट है, क्योंकि उसको समझ आ गया कि जी इसकी प्रोडक्ट चलने लग गई है, इसकी सेल चलने लग गई है, अब ये मुझसे डेफिनेटली परचेज करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके पास कोई और मतलब वे नहीं है। अभी इसकी जो जो इन्वेंट्री है वो कम हो रही है, तो इसमें ये रिस्क नहीं लेगा किसी और के पास जाने के लिए, ये मुझसे ही लेगा। तो वो फिर ब्लैकमेल करेगा, वो कहेगा नहीं, अब पहले मैंने आपको पहला ऑर्डर 1.85 डॉलर का दिया था, लेकिन मैं अब 2.05 का दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। तो वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि यार ये 2 नंबर बंदा है, ये आगे जाकर आप इशू ही क्रिएट करेगा। और ऑब्वियसली सी बात है, अब भी इसने 2.05 की देगा, थर्ड ऑर्डर पता नहीं कितने की देगा, या 2.05 की देकर तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन पता नहीं कितने का बनेगा। तो आप ऐसे लोगों से जरूर हेजिटेट करें, ऐसे लोगों से आप डीलिंग मत कीजिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि नहीं सॉरी, एक्सक्यूज कर लें, उसको साइड पे कर लें। और इस चीजों से बचने के लिए ऑन द स्पॉट ये चाइनीज आपको बहुत फंसा देते हैं, और ऑन द स्पॉट आप मतलब आप क्लाइंट के सामने भी बुरे बन जाते हो, और आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इन्वेंट्री आपकी खाली हो जाती है, और आप एकदम से आपको जो है वो क्रैश डाउन हो जाता है पूरा का पूरा बिजनेस। तो इस चीज से बचने के लिए आप बैकअप पे एक और सप्लायर को लाजमी रखते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 सप्लायर मैंने फाइनल कर लिया कि यार इन दो मैन्युफैक्चरर की जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा इन्होंने सैंपल मुझे भेजा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, और दोनों से मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो आप दोनों को लाइन में रखें, ऑन बोर्ड दोनों को रखें, कि इन केस अगर एक बंदे ने मसला किया, एक बंदे ने कुछ इशू क्रिएट किए, तो आपके पास सेकंड लाइन या फिर बैकअप प्लान लाजमी होगा कि आप फौरन दूसरे पे स्विच कर दोगे, और आप अपने बिजनेस को गिरने नहीं दोगे। आपको पता होगा कि आपने क्या करना है। तो यही इसकी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं कि आप एट अ टाइम 2 सेलर्स को माइंड में रखते हो, उनकी कम्युनिकेशन को लाजमी देखते हो, हर चीज को नोटिस में रखते हो। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्दर्न एरिया है, अगर स्टील से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स है, स्टील से कोई भी रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आप नॉर्दर्न एरियाज के मैन्युफैक्चरर्स के ही राब्ता करोगे। अगर कोई ऑटोमोबाइल्स कंपनी के हवाले से कोई चीज है, मैकेनिकली कोई चीज है, तो आप उसको, या फिर वो प्लास्टिक से रिलेटेड कोई चीज है, तो वो मिडल ऑफ चाइना के अंदर है, तो मिडल ऑफ चाइना के अंदर वो उसके वो मैन्युफैक्चर बैठे होंगे, तो आप उसकी जो लोकेशन उससे लेकर तो आप ट्रेस कर सकते हो कि बंदा कितना ऑथेंटिक है, और फिर आपने 2 मैन्युफैक्चर को बैकअप में रख लिया। और उससे भी पहले आपने एटलीस्ट 5 सप्लायर्स को आपने फाइनलाइज करके उनसे आपने सैंपल मंगवाना है। अच्छा, एक और चीज, जब आप उनसे कहते हो ना कि मुझे आपकी क्वालिटी चेक करने के लिए सैंपल चाहिए, तो अगर वो एजेंट होगा तो वो फौरन रिलक्टेंट हो जाएगा, वो साथ ही कहेगा नहीं, सैंपल फ्री सैंपल की कोई सर्विस मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब कि देयर इज समथिंग फिशी। जो मैन्युफैक्चर होगा उसको कोई इशू नहीं होता कि वो आपको फ्री सैंपल भिजवा दे, उसको कोई मसला नहीं होता। उसकी इतनी प्रोडक्ट्स होती हैं कि दरमियान में अगर वो एक आपको भिजवा देता है फ्री में, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एजेंट होगा, जिसकी अपनी इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई, अपनी उसकी फैक्ट्री नहीं है, उसने किसी और से परचेज करनी है, तो वो फौरन रिलक्टेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम नहीं बेचते, या फिर आप इतने प्राइस जो है वो इस सैंपल की पे करो। तो अगर वो सैंपल की प्राइस मांगे, तो आप फौरन समझ जाए कि भाई ये मैन्युफैक्चर हो ही नहीं सकता, मैन्युफैक्चर इस तरह की चीप हरकत नहीं करता, उसका वो इतना छोटे दिमाग का नहीं होता। तो वो जो बड़े दिमाग का होता है हमेशा, उसके पास बहुत इन्वेंट्री होती है, वो एक आधा सैंपल आपको फ्री में भिजवा दे तो कोई इशू नहीं है। इवन दो कि मैंने एक रेजिस्टेंस बैंड, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। रेजिस्टेंस बैंड जो है वो मैं ऑस्ट्रेलिया में सेल कर रहा हूँ, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। ये मेरा आप पे ट्रस्ट लेवल है कि मैं अब आपको ऐसा ऐसा चीजों के हवाले से आपको खुल के बताने लग गया हूँ। रेजिस्टेंस बैंड जो है वो मैंने ऑस्ट्रेलिया में मैं सेल कर रहा हूँ। तो जब मैंने वो रेजिस्टेंस बैंड चाइना से मंगवाया, तो कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर थे वो रिलक्टेंट हो गए, वो कहते हैं नहीं जी आप इसका पे करें।
मैंने कहा अच्छा। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर थे वो कहते हैं नो इशू, हम आपको भिजवा देते हैं, लेकिन फ्रेट चार्जेस आप देंगे। यानी सैंपल आपका फ्री है, ये जो रेजिस्टेंस बैंड है ये आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जो इसको आपकी तरफ भेजने के जो फ्रेट के चार्जेस हैं वो आप पे करेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं वो पे करता हूँ। कितने होंगे? वो कहेगा कि जी $10 होंगे, $12 होंगे, $15 होंगे, जितने भी वो फ्रेट बनते हैं उतना आपने फ्रेट पे किया और उन्होंने आपको फ्री 2-3 सैंपल भेज दिए। वो आपसे पूछते हैं कि भाई कितने सैंपल चाहिए, आप उनको कहोगे दो भेजो, वो दो भिजवा देंगे। आप कहोगे कि चार भिजवा दें, वो चार भिजवा देंगे। वो खुले माइंड के होते हैं। इवन मैंने उससे रेजिस्टेंस बैंड मंगवाया, उसने मुझे 3 सैंपल, मैंने उसको दो कहा था, उसने मुझे 3 सैंपल भेजे। 3 सैंपल, उसकी पैकिंग और साथ मुझे की रिंग्स भी दे दिए। उस वक्त चाइनीज के, वो चाइनीज की रिंग था ड्रैगन टाइप का, उसने मुझे की रिंग भी भेज दिया। तो मुझे समझ आ गई कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो अपने क्लाइंट को अपने पास रखना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अच्छी कस्टमर सर्विसेज दें और वो अच्छी एक रिलेशनशिप, एक एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप कायम रखना चाह रहे हैं। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि यार ये चीजें होती हैं देखने वाली। तो उसने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे भेजी, और इतने खूबसूरत की, मैं आपको कभी इसकी पिक्चर भेजूंगा, बहुत खूबसूरत उसने की रिंग्स ड्रैगन के टाइप के उसने भिजवाए, पैकिंग उसने अलग भिजवाई। और इस तरह की बड़ी ऐसी चीजें होती हैं। और कुछ जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप पैसे पे करें। तो आपको इस कन्वर्सेशन को आपने जरूर नोट डाउन करना है कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत से ऐसे आपको मैन्युफैक्चरर भी मिलेंगे या एजेंट मिलेंगे जो कि आपका खाम का टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। कभी वो किधर की बात कर रहे हैं, कभी वो किधर की बात कर रहे हैं। आप उनसे बार बार पूछ रहे हो कि डीडीपी प्राइस क्या है, वो आपको कोई और कहानी सुना रहे हैं। फिर आप फिर पूछते हो भाई डीडीपी प्राइस दे दो, वो फिर कोई और कहानी बताते हैं। तो आपने इस चीज को नोट डाउन करना है कि क्या आपकी कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है, क्या आप जो बात कर रहे हैं वो उनको समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये चीज आपने जरूर नोट डाउन करनी होती है। अगर आप दोनों सेम पेज पर हैं, आपको उसकी समझ आ रही है, उसको आपकी समझ आ रही है, कम्युनिकेशन गैप नहीं हो रहा, वो कस्टमर सर्विसेज भी अच्छी दे रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें भी भिजवा रहा है, उसकी जो फैक्ट्री के हवाले से उसने सर्टिफिकेशंस भी दे दी हैं, वो आपको क्वालिटी इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट के हवाले से पूरा आपको इन्वेलप भी दे रहा है, पूरा का पूरा आपको जो है वो फैक्ट्री की जो एसओपीज हैं क्वालिटी इंश्योरेंस की, वो भी आपसे उसी वक्त शेयर कर रहा है। तो आपको खुद ही पता चलता रहता है कि यार मैं जो मांग रहा हूँ वो उसी वक्त आप मिल रहा है। और उसकी जो ट्रेड इंश्योरेंस भी बहुत अच्छी है, वो काफी अरसे से काम कर रहा है। उसकी फ्रेट का मैं पैसे मांग रहा हूँ तो वो उसी वक्त फ्रेट के आपको चार्जेस बता रहा है। तो कई ऐसे होंगे कि आपने उससे फ्रेट के पैसे जो मंगवाए हैं, तो वो कहते हैं अच्छा हम आपको बताते हैं। तो एक एक दो दो दिन उन्होंने फ्रेट के चार्जेस ही नहीं बता रहे। तो आपने इन लोगों से टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपका काम थोड़ा क्विक है। आपने फटाफट उससे करना है, और रिस्पॉन्स रेट आपको अच्छा चाहिए, कम्युनिकेशन आपको अच्छी चाहिए। आपने सैंपल उससे मंगवा लें, और इस तरह की आपने ये चीजें देखते हुए फैसला करना है कि किसको मैंने फाइनलाइज करना है। लोकेशन शेयर का मैंने आपको बता दिया। ये बड़ा एक होता है कि प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं सेकंड ऑर्डर में। इस तरह की कोई अगर शिट करे तो प्लीज उसे अवॉइड करें। इस तरह के हमें लोग नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस आपका इन लोगों पे डिपेंड हो रहा होता है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी इस टाइम पे एक प्रोडक्ट थी यूके के लिए, तो मैंने उसे डीडीपी प्राइस ली, तो उसने डीडीपी प्राइस इंतहाई कम बता दी। और उस प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन था वो तकरीबन सादिक साहब को भी पता है, वो 70% प्लस था। हम लोग इतने खुशी से छलांगे मारे, हम कहें कि यार क्या मैन्युफैक्चरर मिल गया, यार कमाल हो गई है, इतना अच्छा मैन्युफैक्चरर मिल गया है कि भाई इस रेट पर हमें वो चीज दे रहा है, और उसने पिक्चर भी दी, उसने सारा कुछ दिखाया। तो हमने कहा भाई ये तो कमाल हो गया, हमें 70% प्लस प्रॉफिट मार्जिन इसके ऊपर मिल रहा है। हम कहे कि जी अब भी इसको करते हैं काम। उसके बाद फिर मैंने उससे री इंश्योरेंस भी किया कि जी आपने मुझे डीडीपी कॉस्ट यूके के इस वेयर हाउस में भेजने के लिए डीडीपी कॉस्ट मुझे आपने ये दिया, प्लीज एक्नॉलेज। उसने कहा बिल्कुल, मैंने आपको इतना ही रेट दिया। मैंने अगले दिन फिर उसको रिकन्फर्म किया, क्योंकि मुझे खुद परेशान हो गया मैं कि यार मुझे बाकी सारे लोग, मुझे सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो डीडीपी कॉस्ट जो है वो 1.95 से नीचे नहीं दे रहे, और ये मुझे 0.71 था या 73 था, इतने पे मुझे वो डीडीपी कॉस्ट दे रहा है। यानी $1 से भी कम सेंट्स के ऊपर मुझे वो चीज दे रहा है।
तो मैं खुद परेशान हो गया कि ये सेंट्स के ऊपर चीजें मिल रही हैं। तो मैंने अगले दिन फिर उससे रीइंश्योरेंस करवाया, उसने फिर मुझे वही जवाब दिया। लेकिन जब ऑर्डर की बारी आई तो उसने कहा नहीं, ये सॉरी, मैं ये आपको एफओबी प्राइस दे रहा था। उस टाइम पे आकर जितनी फ्रस्ट्रेशन, परेशानी एकदम से रेज हो जाती है। ऑब्वियसली आपने पूरी की पूरी वर्किंग की होती है, शीट्स मंगवाई होती हैं, शीट्स बनाकर आपने आगे अपने क्लाइंट्स के साथ चीजें शेयर की होती हैं कि ये प्राइस है, ये उसकी चीजें हैं, ये उसकी कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट है, ये उसका प्रॉफिट मार्जिन है, ये मैन्युफैक्चर है, ये उसके कीवर्ड्स रैंकिंग। आप कीवर्ड रैंकिंग के ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं, बाकी आगे चीजें स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर आपको पता चलता है कि जो आपका बेसिक जो पहला स्टेप था वही खराब था, वही वीक था। तो बजाय इसके कि आप ट्रस्ट जो है वो किसी ऐसे बंदे के ऊपर डाल दें जो कि आगे जाकर प्रॉब्लम पैदा करे, आपने शुरू में ही उसको अच्छी तरह से देख लेना है। और शुरू में ही आपने कम अज कम 4 से 5 लोगों के सैंपल मंगवाएं, और कम से कम 2 लोगों को आप बैकअप में फाइनलाइज करके रखें कि एक ही इन्वेंट्री अगर नहीं बनी, या वो कहता है कि मेरी प्रोडक्शन लाइन में अभी प्रॉब्लम है, या प्रोडक्शन लाइन अभी जो है वो मुझे ऑर्डर कहीं और से मिला हुआ है, तो आपको ऑर्डर स्टार्ट होगा आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ वीक और 2 वीक। तो आपके पास बैकअप प्लान मौजूद हो। फिर आपने सर्टिफिकेशंस उससे मंगवा लेनी है। बहुत सी ऐसी सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए होगी बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर क्वालिटी से रिलेटेड, या कुछ कोई ऐसी जो सर्टिफिकेशंस चाहिए हो। गेटेड के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो फिर कुछ सर्टिफिकेट आपको चाहिए हो, तो आप उससे सर्टिफिकेट मांगे तो वो उसी वक्त आपको उसकी अपनी फैक्ट्री का सर्टिफिकेट आपको दे दे। तो इससे आपको जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। क्वालिटी श्योर्स के हवाले से मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ओके, नाउ हम चलते हैं लाइव चीजों के ऊपर। यहाँ पे मैं जो है आपसे अपनी लाइव चैट भी शेयर कर दूंगा, और यहाँ पे आपसे मैं कुछ मजीद मामला भी शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, अवैस है कि क्या मैं उनका प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लाइव शो कर दूं। अगर वो लाइव शो करते हैं तो क्योंकि वो इस वक्त सेकंड फेज के ऊपर आ चुके हैं जिसमें वो सोर्सिंग कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उन्हीं की प्रोडक्ट को जब वो सोर्सिंग कर रहे हैं और क्या क्या चीजें उन्होंने देखनी है वो हम यहाँ पे ही देख लेते हैं, ताकि आपको लाइव हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाएगा उनकी प्रोडक्ट का जो भी वो लाइव करने जा रहे हैं। जी, अब ऐसा आप कर दें। मुझे आप अब ऐसा मुझे जरा उस प्रोडक्ट का कीवर्ड दिखाइएगा, कीवर्ड सेंड कीजिएगा। टेम्परस क्लास था। ओके, अब ऐसा आप अपने क्लाइंट के लिए ये सर्विसेज जो है उसको देने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले पेम्परस ग्रास को हमने चेक करते हैं यूके के अंदर। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट है जो अब ऐसा आप लाइव करने जा रहे हैं। मैंने इसको चेक किया कि अच्छा ये क्या चीज़ है, स्पॉन्सर कितने का है। 16 9, अब देखे ना यहाँ पे 9 पाउंड की भी वो सेल हो रही है। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल हम ये बनाने लगे हैं। मैंने इसका एसन कॉपी किया, यहाँ पे लाकर मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके, एंटर कर दिया। अब रेवेन्यू कैलकुलेटर हर मार्केट का अलग अलग है। जिस तरह से amazon की मेन वेबसाइट अलग अलग है, वैसे ही रेवेन्यू कैलकुलेटर भी अलग अलग है। हमने रेवेन्यू कैलकुलेटर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझसे पूछता है सेलर सेंटर, मैं कहता हूँ नहीं, सेलर सेंटर में नहीं जाना, मुझे अभी एज अ गेस्ट रखो। यहाँ पे वो कहता है कि जी अपना आप एसन जो है उसको आप पेस्ट करो। मैंने यहाँ से एसन को कॉपी किया, इधर लाके मैंने एसन पेस्ट कर दिया। ओके, ये ऊपर आ गया एसन इसका, जो कि 120 सेंटीमीटर का था। 3 ग्रास वो दे रहा है इतने के, और ये उसकी डायमीटर्स हैं 7 बाय 7 बाय 117 सेंटीमीटर, और ये 0.24 किलोग्राम का बन रहा है। ओके, नीचे आ जाती है। अब जो आइटम प्राइस है इस वक्त हमने देखी है, वो आइटम प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। 9 की भी है, 14 27, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। हम एक एवरेज लेते हैं कि चलें अगर हम इसको एज अ न्यू कमर हम इसको 12 या 13 पे रखते हैं। ये देखें ना, दरम्यान में पीसेस भी बहुत हैं, ये 30 पीसेस का, ये 50 पीसेस का,
अभी हमने जो लिया था वो 3 पीसेस से, ये 45 पीसेस है, तो पीसेस का काफी कंपटीशन है इसमें। पीसेस ओके, हम कहते हैं जी चलो हम इसको एवरेज ही 14 पे हम उसको अगर सेल करते हैं 14 पाउंड पे, हमने यहाँ पे लिख दिया कि जी 14 पाउंड। अब मैं लेकर जा रहा हूँ आपके यहाँ पे अली बाबा के ऊपर, यहाँ पे मैंने लिखा पेम्प्रस, ये देखें पेम्प्रस ग्लास आ गया। अच्छा, आज आपने काम करना है, अली बाबा पे जाएं और साइन अप हों, सबके सब अपनी सारी क्रेडेंशियल्स डाल के साइन अप हो, और फिर मुझे बताइएगा कि आपका अकाउंट बना कि नहीं बना। ये अकाउंट बनाकर फिर आप इस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैंने ऊपर डाल दिया, ये नीचे सारे मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं। अभी हर तरह का मैन्युफैक्चर आ गया है, हर तरह की, ये देखे ना डिफरेंट कलर्स, और काफी काफी लोग आ गए हैं। अब मैंने बजाय इसके कि कहीं पे देखूं, मैंने सबसे पहले इसको कहना है कि भाई ट्रेड इंश्योरेंस, मुझे सिर्फ और सिर्फ जिसकी ट्रेड इंश्योरेंस है, जिसपे मैं सेफ होता हूँ, वो मुझे दिखाए, और सबसे पहले वेरीफाइड सप्लाई। अली बाबा ने जिसको वेरीफाई किया हुआ है, अपनी टीम भेज के सारे मामला उससे क्लियर हैं, वो मुझे सिर्फ दिखाए। और ये लेस देन 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम, ये एडिशनली है, अगर आप डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे नहीं डालें। यहाँ पे नीचे मजीद देख ले तो रेडी टू शिप वाले भी आते हैं, कई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो रेडी टू शिप है, वो भी मैन्युफैक्चर हुई हुई है, आप जैसे ही उसको ऑर्डर करेंगे वो शिप कर देगा। तो अगर आपको बहुत जल्दी है, इन्वेंट्री आपकी जो है वो जो एम्प्टी होने वाली है, आप उसको फिर करते हैं, अदरवाइज आपको इसकी ओर रखते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये दोनों करके फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये जो आया है, रिस्पॉन्स टाइम जिसका 1 आवर से कम था, सिर्फ इसी का है, और इसने मुझे कहा है कि 1.80 से $2.02 पे देगा। अब यहाँ पे अभी कल मेरी जो अवैध से बात हुई थी, वो भी एक मिस्टेक कर रहा था। अब एक तो ये कि आप इसकी सेटिंग्स में जाकर इनकी चेंज कर देते हो, करेंसी वगैरह इसकी चेंज कर देते हो। अगर आप करेंसी चेंज नहीं करना चाहते तो आप फिर इस करेंसी को कन्वर्ट करते हो पाउंड्स के ऊपर, क्योंकि आप पाउंड्स में काम कर रहे हो। ओके, मैं नॉर्मली क्योंकि हमने डिफरेंट जगहों पे काम करना, तो बार बार हम लोकेशन अपनी ये चेंज नहीं करते। हम यहाँ पे सब, मैं अलहदा से ओपन कर लेता हूँ अपना पाउंड्स टू डॉलर्स। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चेक किया कि पेम्पर्स ग्लास 1.80 का मिल रहा है। मैं अगर इसको तकरीबन 1.95 या फिर 2.5 डॉलर्स पे अगर मैं इसको डीडीपी करवा लेता हूँ, क्योंकि इसमें अभी फ्रेट चार्जेस शामिल नहीं है। फ्रेट चार्जेस शामिल होने के बाद फॉर एग्जांपल ये मुझे 2 डॉलर्स का पड़ता है, तो 2 डॉलर्स का मतलब कि 1.45 पाउंड्स। अच्छा, आगे मैंने एक और चीज देखनी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं काम करने जा रहा हूँ यूके में। यूके में याद रखिएगा, यूके में पीएल करने जा रहे हैं तो 7.5% वैट है आपका, और आपने कैलकुलेशन वैट की अभी से कर लेनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो हमसे वैट ले लेना है, हमसे वो टैक्स ले लेना है, तो हमने उसकी कैलकुलेशन अभी करनी है। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन, और वो है सेल के ऊपर, मैंने करनी है 14 पाउंड्स की। तो 14 पाउंड्स का मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 100, 1.05 पाउंड्स मेरा टैक्स होगा। अब मैंने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया मेरा डीडीपी प्राइस पाउंड्स में। डीडीपी प्राइस मेरा 1.45 पाउंड था, मैंने इसमें प्लस कर दिया 1.45। ये करने के बाद मेरी लैंडेड कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट, वो मेरी 2.5 बनी है, और ये 2.5 पाउंड है। मैं इसको रिपीट करता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग कितने की मिल रही है, चाहे मैंने मैन्युफैक्चर को फाइनलाइज करके मैंने एक रफ सा आइडिया ले लिया। उसके बाद मैंने उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया उसमें पाउंड्स पे, क्योंकि मुझे डॉलर में रेट मिला था। उसके बाद उसमें मैंने ऐड किया 7.5%। उसके बाद मुझे जो रेट मिला वो मेरी लैंडेड कॉस्ट होगी, जो मेरा, जिसमें डीडीबी भी शामिल है, जिसमें मेरा टैक्स भी शामिल है, वो मैंने टैक्स पहले से ही एज्यूम कर लिया हुआ है। वो करने के बाद मुझे 2.5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2.5। ये मैंने 14 पाउंड का मैंने मैक्सिमम उसको किया। अगर मैं कहता हूँ मुझे अपना रेट गिरा देना है, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर 11 पाउंड पे मैं इसको सेल करता हूँ और लैंडेड कॉस्ट
वैट डाल के 2.5 है, तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना क्या बना। तो वो इसने मुझे बता दिया कि भाई आपके 16% आपका प्रॉफिट मार्जिन है, जिसमें हर सेल के ऊपर, हर यूनिट सेल के ऊपर 1.76 पाउंड का प्रॉफिट होगा। एक आपकी सेल होती है तो 1.76 पाउंड आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप लेकर जाओगे। मैं कहता हूँ यार ये तो बहुत कम है। तो मैं कहता हूँ यार इसको अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है तो उसमें दो तरीके हैं। या तो आप उसकी कॉस्ट कम करें, मजीद बार्गेनिंग करें, मजीद मैन्युफैक्चर ढूंढें, मजीद लोगों से डिस्कस करें और इस प्राइस को कम करें। या फिर आप कहें कि नहीं मैं इतने की सेल नहीं करूंगा, मैं फॉर एग्जांपल इसको 12 की सेल कर देता हूँ, 14 लास्ट अमाउंट है, तो चले 14 का मार्केट जो ट्रेंड है उसको देखते हुए मैं 12 पे या फिर 13 पे सेल कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे 13 पे मैं सेल करता हूँ, फिर 26% का प्रॉफिट मार्जिन है। अब ये भी हो सकता है कि आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाएं। आप पहले तो 12 पाउंड की सेल करना शुरू कर दें। जैसे ही आपके पास ट्रैफिक आने लग जाए, जैसे ही आपके पास रिव्यूज आने लग जाए, जैसे ही आपकी रेटिंग बढ़ने लग जाए, तब आप इसकी प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता 1 पाउंड बढ़ा दी, फिर उसके बाद अगला पाउंड बढ़ा दी, फिर उसके बाद आप उतने ही प्राइस पर आ गए जितने पे आपका कंपटीटर सेल कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैंने, अब ये कंप्यूटर मैंने खोल लिया। अब कंप्यूटर खोलने के बाद मैंने क्या क्या चीजें चेक की। मैंने सबसे पहले देखा यार 5 साल से ये बंदा काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि बंदा ऑथेंटिक है और बंदा इतने अरसे से काम कर रहा है, तो उसके बाद नॉलेज होगी, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा इसको, ये पूरी दुनिया में सेल कर रहा होगा। फिर मैं देखता हूँ इसके ऊपर वेरीफाइड सप्लायर का बैच भी मौजूद है। फिर मैंने आगे चेक किया, उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस भी मौजूद है। ये जो ताज होता है ये गोल्डन कलर का, ये ट्रेड इंश्योरेंस का है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया कि इसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसकी जो रेटिंग है वो इसकी 3, इसके पास डायमंड्स हैं। तो मुझे लगा, मुझे आई से समझ आई कि जितने लोगों ने इससे ट्रांजैक्शन किए हैं, दे आर मोर देन हैप्पी। और यहाँ पे नीचे आ गया कि भाई इसने इस टाइम तक 435 ट्रांजेक्शन किए हैं और टोटल उसने इतने पैसे कमाए हैं। और ये उसकी जो है वो सप्लायर ने उसको, जो बायर्स हैं उन्होंने उनको ये रेटिंग दी है। तो मुझे आइडिया हुआ कि ये जो बंदा है ये ऑथेंटिक है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं इसको कॉन्टेक्ट सप्लायर किया। कॉन्टेक्ट सप्लायर करने के बाद ये मेरे पास नई ऑप्शन आ गई। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी मेरा मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी जो MOQ है, ये जो है इसको हम, ये अब हम उसको ऑर्डर देने लगे, कोटेशन बेसिकली हम उसको भेजने लगे। उस कोटेशन में हम उसको भिजवाते हैं कि जी हमें फॉर एग्जांपल 100 पीसेस चाहिए या फिर हमें 200 पीसेस चाहिए। उसमें वो कहता है कि किस तरह के आपको चाहिए, कौन से आपकी ओकेजन कौन सा है। मैं कुछ भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी वेडिंग है, अदर में लिख देता हूँ। अब देखिए डिफरेंट से हेलोइन वगैरह लिखे हुए, शायद इसमें उसकी रेटिंग का भी फर्क आएगा। उसकी जो क्वालिटी होगी या फिर जो कलर्स होंगे उस हिसाब से वो थीम देखेगा। मैं अदर रखता हूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ चीज को। आ, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे पेस्ट करके उसको सेंड कर देता हूँ, तो वो मुझे फिर इसका रेट देगा। ओके, अब वो किस तरह से शेयर करनी है, ये एक छोटा सा एक मैंने, ये मैं अब अपनी आपको ये जो चैट है, एक कन्वर्सेशन जो हुई भी है ऑलरेडी, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अच्छा, मैं फिर से कहूंगा कि दिस इज कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल बिटवीन यू एंड मी, आप प्लीज को मेंटेन रखिएगा। ऑक्टोपस प्लशेस हैं जो कि हम यूके में जो है वो हम कर रहे हैं क्लाइंट के लिए। उस टाइम पे जब ये हम जब सोर्सिंग कर रहे थे तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने उसको मैसेज किया। ये मेरा मैसेज था, डियर माय नेम इज अहमद तौकीर, वी आर करंटली वर्किंग टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट्स एंड ये ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें फिर मैंने उसको ये बताया कि जी आगे चल के ये ये मैंने उसको मैसेज किया। उसमें मैंने आगे चल के ये भी बताया कि आप कस्टम पैकेजिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, कलर्स आप कौन से दे रहे हैं, लोगो ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि नहीं है,
आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोडक्शन टाइम कितना है, कितनी देर में आप मुझे वापस कर सकते हैं, कितनी देर में आप मुझे भिजवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपको जैसे पता है कि बाय सी अगर आप लेकर जाते हैं यूके में, तो आपको 20-25 डेज तो आपको लगते हैं। 20-25 डेज आपके हो गए शिपमेंट के, फ्रेट के टाइम। और अगर मैन्युफैक्चर कहता है कि मैं तकरीबन 2 वीक्स तक या 3 वीक्स तक आपकी प्रोडक्शन आपको ये हवाले कर सकता हूँ, तो इसका मतलब कि मेरा जो टाइम था वो तकरीबन 1.5 महीना हो गया। तो मैं इसको जरूर माइंड में रखता हूँ कि भाई कितने देर तक वो मुझे भिजवा सकता है। कई ऐसे आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कि जी रेडी टू शिप है, यानी हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुई भी हैं, और आप जब कहेंगे आपको मिल जाएगी। तो ये भी अब आपने देखना है कि अब आप उससे कैसे क्या बात करते हैं। ओके, फिर वो आपने आपने एमओ क्यों दी है कि आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपने दी है। आप इसको कहा है कि जी मुझे 100, और अगर मैं 100 से 500 पीसेस लूं, सॉरी फिर से सेशन जो है वो एक्सपायर होने लगा है, तो मैं दोबारा से जनरेट करता हूँ। बस 1 मिनट रह गया, मैं सेशन एक दोबारा से जनरेट करके बाकी आपको फिर दोबारा बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एमओ की उसको हर तरह का दे दी है। उसको मैंने कहा है कि अगर 100 से 500 पीसेस लूँ तब कितना होगा, 500 से 1000 पीसेस हो तब कितना आप डिस्काउंट करेंगे, 1001 से 5000 पीसेस हो तब आप कितना करेंगे, और अगर 5000 से भी ज्यादा अगर मैं पीसेस मंगवाऊं तब आप मुझे कितना डिस्काउंट देंगे। ये देने का, ये एसएमएस करने का उसको आपको बड़ा फायदा होता है। वो फायदा कौन सा क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ, जस्ट सेकंड।